तो चलिए, जैसा इसमें हम लोग समझ रहे थे पहले पहले के चैप्टर्स में हम लोग ये समझ चुके हैं कि हम लोग ने शुरू किया था वर्क पावर एनर्जी। और वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में हमने देखा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है तो हम ऐसा कहते हैं कि वर्क हुआ है। वर्क होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है हमने यहाँ पे देखा था। जैसे वर्क के होने के लिए 3 क्राइटेरिया का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहला कि अगर कहीं पे वर्क हो रहा है तो फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा हम अगर बात करें तो दूसरा हम देख रहे थे कि यहाँ पे कि बॉडी को जो है कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। और तीसरा हम देख रहे थे कि फोर्स कभी भी बॉडी के मूवमेंट के परपेंडिकुलर वर्क नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो हम कह के चलते हैं कहीं भी वर्क हुआ है। फिर हम देख रहे थे कि वर्क के बारे में बेसिक बेसिक चीजें, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क के बारे में मैंने समझा था इसमें कि वर्क का अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो जूल होता है, सीजीएस यूनिट देखें तो अर्ग होता है। पिछले क्लास में मैंने समझा था कि जो अर्ग होता है सीजीएस यूनिट, ये एक ग्रीक वर्ड एर्गोन से आया हुआ है जिसका मतलब ही वर्क होता है। फिर आगे हम देखें पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। हमने देखा था कि अगर एंगल एंगल अगर 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर है और 90 डिग्री से अगर 90 डिग्री से कम है तो हम ऐसे केस में कह के चलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगर एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो हम कहते हैं कि ऐसे केस में वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स होता है ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। इस वजह से हम ऐसे मामले में कहते हैं कि वर्क नहीं हो रहा है। फिर हमने समझा था इसमें नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क होने के लिए एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब ऐसे केस में वर्क नेगेटिव वर्क कहलाता है। फिर हमने इसमें समझा था केस 1 की एंगल जब 0 हो, फिर देखा था केस 2 की जब कोई एंगल हो। फिर केस हमने थर्ड देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या होगा। फिर हमने देखा था कि अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने यहाँ W बराबर mgh यहाँ पे देखा था फॉर्मूला। और अब आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का आज का ये जो टॉपिक है ये है एनर्जी से रिलेटेड, कि हम एनर्जी किसको कहते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम दो इंसान को लेते हैं, एक ए और एक बी, और इन दोनों को कहते हैं बिना टाइम लिमिट के हम लोग ये कह के चलते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे तुम दोनों को यहाँ से दौड़ लगाना है। दौड़ लगाने के लिए हमने कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखा है। हमने ये कहा है कि तुम दौड़ लगाओ, तुम्हारे पास जितना मतलब जितना क्षमता है तुम उतना दौड़ लगाओ। टाइम हमने कोई भी लिमिट नहीं रखा है। अगर मान के चलो कि ए जो है ये दौड़ा और ये दौड़ने के बाद इसने 300 मीटर की दूरी तय की और 300 मीटर की दूरी तय करने के बाद ये थक गया। और बी जो है इसने 600 मीटर की दूरी तय की और 600 मीटर की दूरी तय करने के बाद भी अगर ये चलता चलता जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब इसके पास वर्क करने का कैपेसिटी ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में इसके पास वर्क करने का कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब अब ये वर्क करने का कैपेसिटी क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम वर्क करने के कैपेसिटी को ही एनर्जी कह के चलते हैं। अगर मान के चलो कहीं पर हमने एक ट्रैक्टर कहीं पर हमने ईंटा उतरवाया और एक ट्रैक्टर ईंटा उतरवाने के बाद 2 पर्सन को हमने हायर किया। वहां से हमने कहा कि तुम दोनों को यहाँ से ईंट को उठा करके रखना है। टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं, बस तुम दोनों को 2 पर्सन को हमने हायर किया है कि तुम दोनों को यहाँ से ईंट उठा करके कहीं पे ले जा करके रखना है। अब यहाँ पे हमने उनको कहा काम करने के लिए। अब हुआ ये कि एक आदमी जो था वो 200 ईंट उठाते उठाते वो थक गया। आप कह रहा है कि मुझसे काम नहीं हो रहा है। दूसरा पर्सन तो जो था वो 400 ईंट उठा चुका है और 400 ईंट उठाने के बाद भी अभी भी वो काम कर ही रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जो दूसरा पर्सन है जो 400 ईंट उठा रहा है उसके पास वर्क करने का कैपेसिटी ज्यादा है। दैट मीन्स कि उसके पास ज्यादा एनर्जी है। वर्क करने के कैपेसिटी को ही हम एनर्जी कहते हैं। और इस वजह से हम एनर्जी को ऐसा डिफाइन करके चलते हैं कि कभी भी जो भी किसी का कैपेसिटी होता है वर्क करने का, उस चीज को हम एनर्जी कहते हैं। और चूंकि ये वर्क से ही रिलेटेड है, ये कोई अलग चीज नहीं है, बस वर्क करने का कैपेसिटी है,
इस वजह से हम इसका ऐसा यूनिट सेम कंसीडर करके चलते हैं जो हम लोग वर्क का ऐसा यूनिट देखते हैं। जैसे हम वर्क का ऐसा यूनिट देखें तो जूल होता है, उसी तरीके से अगर हम एनर्जी का भी ऐसा यूनिट देखें तो जूल होता है। अगर बहुत बड़ा हमको यही यूनिट लेके चलना है तो कई बार हम लोग इसको किलो जूल में भी लिख लेते हैं कि किलो जूल भी एनर्जी का यूनिट है। तो ये हम लोग का एनर्जी हो गया। अगर हम अब एनर्जी के टाइप्स को देखेंगे, कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं, तो ऐसे देखा जाए तो टाइप्स तो हम लोग के पास बहुत सारी है, लेकिन हमको अगर अपने 9th के सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमें डील करना है इन दोनों चीज़ों के बारे में कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। बाकी हम इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे कि व्हाट इज केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये मतलब इन सभी चीज़ों को कैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो हम अभी सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तब फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब कोई बॉडी जैसे ट्रक, बस, साइकिल या कोई पंछी, अगर वो मूव कर रहा है तो अपने आप में वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करके चलता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इसमें हम लोग ऐसे कहकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो अपने आप में काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करके चलता है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे m क्या है, m यहाँ पे मास है और v क्या है, वेलोसिटी। इसको हम लोग ऐसे लेकर के चलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे हमसे यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे हम तुमसे कहेंगे कि मान के चलो एक साइकिल और एक ट्रक दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। तो तुम खुद ही सोच के देखो, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम वेलोसिटी को फिक्स कर दें तो जिसका मास ज्यादा रहेगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, और अगर हम मास को फिक्स कर दें तो जिसके पास ज्यादा वेलोसिटी रहेगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करके चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम तुमसे पूछ लें कि मान के चलो कि हम लोग एक साइकिल ले लेते हैं, ठीक है, एक साइकिल हम ले लेते हैं, और ये जो साइकिल है एक साइकिल ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम लोग एक ट्रक ले लेते हैं। साइकिल और ट्रक में हम तुमसे कहें कि ट्रक का वजन बहुत ज्यादा होता है। हम सपोज कर लेते हैं कि ट्रक का वजन लगभग 2000 किलोग्राम है, साइकिल का वजन मान लेते हैं कि 50 किलोग्राम। साइकिल का रफ्तार अगर देखो, मान लेते हैं कि ये 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ट्रक को हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चल रहा है। अब ऐसे में हम लोग को देखना है कि किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तुम देखो अगर हम कैलकुलेशन अगर करेंगे इसके काइनेटिक एनर्जी का तो ये आएगा 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m का मतलब 50 किलोग्राम, तो 50 इंटू वी के जगह पर 60 इंटू 60। अगर यहाँ पे देखेंगे ट्रक का काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 2000 इंटू 10 इंटू 10। अगर दोनों में हम देखें, अगर दोनों को कैलकुलेट करके देखें तो ये चला जाएगा 30 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1800 और ये आ जाएगा 50, 18 ये हो जाएगा 90 और 3 जीरो इस पे, और तो ये आ जाएगा 90,000 जूल साइकिल का एनर्जी। जबकि अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखें तो ये आएगा 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 2000 इंटू 50। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 लाख। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इतना जूल आ रहा है, जबकि ये इतना जूल आ रहा है। दोनों में तुम अगर देखोगे, तुम यहाँ पे दोनों में अगर देखोगे तो सोचो 50 किलोग्राम का साइकिल का काइनेटिक एनर्जी, इसमें देखोगे कि बड़ा लिखे हैं। चलिए बोलिए क्या दिक्कत है। बड़ा लिखिए सर, बड़ा लिखना है। चलिए ठीक है, देखिए तो इसको हम देखते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है तो देखो अब यहाँ पे हम इसको देख रहे थे क्या चीज। देखो जैसे एक साइकिल है 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी कह लो जो भी।
और उसका वजन है 50 किलोग्राम। यहाँ पे देखें ट्रक जिसका वजन है 2000 किलोग्राम, जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ही चल रहा है वो। लेकिन हम देखें दोनों के अगर काइनेटिक एनर्जी में अगर हम देखें तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि अगर कोई बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट भी अगर है, बहुत हल्का अगर भी कोई ऑब्जेक्ट है, और उसने अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करके रखा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी किसी बहुत भारी चीज से भी ज्यादा हो सकता है। तभी अगर देखो कि एक बंदूक से निकला हुआ गोली जिसका वजन बहुत कम रहता है, लेकिन सोचो कि वो कितना काइनेटिक एनर्जी पोजेस करके चलता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो अगर हम मास को कम रख करके वेलोसिटी को अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तब ऐसे में भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है। और ये हमको सिखलाता है कौन सा? तो ये फॉर्मूला हाफ mv² का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछा जाएगा, कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव्स में कि अगर एक ट्रक चल रहा है, एक पंछी उड़ रही है, ट्रेन चल रहा है, या कोई भी चीज अगर मूवमेंट में है, तो मूवमेंट में वो कौन सा एनर्जी पोजेस करके चल रहा है, तो हम कहते हैं कि वो पोजेस करके चल रहा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला के डेरिवेशन का, कि आखिर ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ये आता कहां से। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी, हम यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्टकट में निपटा लेते हैं। अगर कोई बॉडी मान के चलो ए है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया इधर से, इस पे हमने इधर से एफ फोर्स लगाया, और सपोज करो कि ये इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, ए तक इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, तो हमने इसमें फोर्स लगाया एफ, इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया मान के चलो एस, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें वर्क हुआ डब्ल्यू, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था। एक बात तुमको याद रखना है कि अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, और यहाँ तक जाने के बाद भी अभी भी ये मोशन में ही है, और जब रेस्ट में था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू, और जब मोशन में है तो फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि वी है। अब यहाँ से तुम देख के चलो कि अगर आपने इसमें फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाने की वजह से ये तो ऑब्वियस बात है, कुछ ना कुछ तो वर्क तो हुआ ही होगा। तो हम यही कहते हैं कि मान लेते हैं कि वर्क है, वर्क का फॉर्मूला एफ होता है, क्योंकि हम लीनियर में चल रहे हैं, एंगल 0 रहेगा, इसलिए हमने यहाँ कॉस का फैक्टर नहीं लिया है। अब अगर हम फोर्स को चेंज करें तो फोर्स का फॉर्मूला m × a होता है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अभी भी हमने s ही रखा है। ठीक है, आप याद करो कि आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखते हो? हाफ mv²। दैट मीन्स हमको m यहाँ पे चाहिए, लेकिन s हमको नहीं चाहिए, यानी कि हमको s को डिस्प्लेस करना है, s को हमको रिप्लेस करना है किसी और वेरिएबल से या किसी और क्वांटिटी से। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग याद करो कि हम पढ़े थे पहले, मतलब सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम लोग के पास ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, आई थिंक ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। तो v² = u² + 2s। अब इस फॉर्मूले में अगर हम इन सभी फैक्टर्स को ध्यान देकर के अगर इसमें रखें, देखो v है, ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी को एक्वायर किया है, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल देखो कि वो चूंकि रेस्ट में था, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो तुमको ये बात समझाया गया होगा कभी ना कभी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। हमने u के जगह पे 0 रखा, v की जगह पे हमने v मान रखा है तो v रखा, बाकी हमने एज इट इज रहने दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद 0 ये खत्म हो गया। अब देखो v² का वैल्यू 2as, v² = 2as। अब सिर्फ हम s का वैल्यू अगर देखें तो तुम गौर करो तो s का वैल्यू हम लोग का आ गया यहाँ पे v² / 2a। अब जो इक्वेशन आपको पहले से मिला हुआ था, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान करके s का अगर हम वैल्यू रखते इसमें, तो तुम देखोगे w = m × a × s हम लोग के पास पहले से था। हमने s के जगह पे v² / 2a यहाँ पे पुट कर दिया। आप देखोगे कि a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लोग का ये वर्क का फॉर्मूला w = हाफ mv² हो जाएगा। अगर मैं कुछ तेज चला होगा तो आप इसे फिर से 2 बार 3 बार देख सकते हो, बहुत आसान सी डेरिवेशन है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ mv² ये आधा कहां से है, ये हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। ये अभी तक हम लोग पूरा देख रहे थे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है।
दूसरी जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बाद कि अच्छा एक ये अब एनर्जी से रिलेटेड है, अब एनर्जी से रिलेटेड अब आइंस्टीन का नाम नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो ये जो इक्वेशन है ये दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन के जरिए। लोगों को पहले ये लगता था कि मास अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है, मास कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया और ये एक इक्वेशन दिया E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जहां पे E क्या है एनर्जी, M क्या है मास और C क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस इक्वेशन को हम लोग कह के चलते हैं कि ये एक रिलेटिव थ्योरी का ये इक्वेशन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को क्या समझाया, उन्होंने ये समझाया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को सनलाइट के वेलोसिटी के स्क्वायर के जितना अगर हम कर दे तो जो भी ऑब्जेक्ट का मास है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। दैट मीन्स कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इफ it obtains the velocity of the square of velocity of the sunlight। अगर ऐसे मान के चलो वो एक्वायर कर लेता है तो वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तुम सोच के देखो, अर्थ का डायमीटर होता है लगभग रेडियस होता है उसका 6400 किलोमीटर, तो डायमीटर सोच लो कि 12800 किलोमीटर होगा। अगर हम यहाँ पे देखें लाइट का स्पीड देखें तो बहुत कम समय में लाइट जो है पूरे अर्थ का एक राउंड चक्कर मार सकता है। सोचो वो ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसने लाइट के वेलोसिटी के स्क्वायर में अगर वेलोसिटी अचीव कर लिया तो सोचो वो कितना देर, कितने कम समय में और कितने कम समय में कहाँ कहाँ वो जा सकता है। तो ये इस थ्योरी को हम लोग बाकी आगे क्लासेस में हम लोग इसको समझते हैं। और ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना किसी चीज पे अभी उतना एकदम ये नामुमकिन सा बात लगता है। क्यों? क्योंकि उतना लाइट के वेलोसिटी के स्क्वायर जितना तुम सोच सकते हो कितना जाना पड़ेगा। खैर आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आपको ये बात एकदम याद रखना है, एक हम लोग यहाँ पे पहले टेबल लेके चल रहे हैं। आपको ये बात इसमें याद रखना है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि पहले आप समझ ही लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तब हम इसको आएंगे इस पे पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो पहले हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए आपको बताया गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में रहेगा तो हम कहेंगे कि वो कौन सा एनर्जी पोजेस करके चल रहा है, तो वो पोजेस करके चल रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम देखते हैं कि ना कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, अगर जबरदस्ती उसको रोका गया, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती रोका गया है तो फिर उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, तो उसमें रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि नदियां ऐसे बहती हैं, ठीक है, अब नदियां ऐसे बहती हैं, इसके भीतर एनर्जी है, ये कुछ ना कुछ वर्क कर रही है क्योंकि इतने सारे वजन को ये लेकर के जा रही है, कहीं ना कहीं वर्क हो रहा है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे डैम बना दिया और डैम बना करके इस नदी के पानी को जबरदस्ती रोक दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस नदी के पानी में कौन सा एनर्जी है, तो आप कहोगे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में चेंज लाया हुआ है, जबरदस्ती उसको रोका हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में वैसे ऑब्जेक्ट के भीतर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सपोज दैट कल होकर के कि रिवर जो होता है, रिवर को अगर डैम बना करके अगर हम उसके पानी को रोक दें तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो हम कहेंगे कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि मान के चलो दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पे कि कोई यहाँ पे पर्सन है और उसके पास गुलेल है, गुलेल का नाम आपने सुना होगा, उसने गुलेल को उसने गुलेल के रबर को एकदम ऐसे खींच लिया है और इसमें उसने पत्थर को ऐसे फंसा करके खींचा हुआ है उसने। पूछा जाए आपसे कि अब इस ऑब्जेक्ट में कौन सा एनर्जी है, ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हमने जबरदस्ती उसके सिचुएशन में, उसके पोजीशन में बदलाव है, ठीक है। आपने देखा होगा धनुष के भीतर भी अगर हम धनुष के भीतर भी अगर ऐसा करें कि धनुष मान लेते हैं कि ये धनुष है, ठीक है,
और धनुष के भीतर अगर हमने एक तीर को खींच रखा है पूरी जोर से, तो फिर इसमें कौन सा एनर्जी रहेगा? तो आप कहोगे कि इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर है। अगर कोई आदमी किसी ईंट को चढ़ा करके अपने छत पर ले जाकर कैसे रखे हुए हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हमको ये समझना है पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसके सिचुएशन में हमने बदलाव लाया है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम लोग के पास सिंपल सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अगर हम मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, हमने इसको h हाइट तक चढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ तक चढ़ा दिया m डैश। पूछा जाए इसमें वर्क कितना हुआ है, तो आपको पता है कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम mgh का फॉर्मूला यूज करते हैं। और चूंकि एनर्जी एक टाइप का वर्क ही होता है, हम नीचे से ले जाकर के यहाँ पर इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। अब इसमें पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ये ऑब्जेक्ट कितना स्टोर करके रखे हुए हैं, तो आप कहोगे कि ये कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखे हुए हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें मान के चलो कि ये छोटा सा बच्चा है, और ये छोटा सा बच्चा का जो वजन है, इसका वजन हम मान लेते हैं कि 50 किलोग्राम है, और ये 2 मीटर ऊंचाई तक खुद के वजन को लेकर के ही ऊपर की तरफ चढ़ रहा। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसने कितना काम किया, या जब जाकर के जब ऊपर की तरफ यहाँ पर चढ़ जाएगा ये, तो उस ऊपर चढ़े हुए बच्चा में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। समझ रहे? अगर मान के चलिए, या फिर हम तुमसे ऐसे कह दें कि कोई ईंट है, और ईंट को हमने इतना ऊपर तक चढ़ा करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके भीतर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना लगे, तो हम सिंपल से लगाएंगे mgh। m का वैल्यू 50, g का वैल्यू, g यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आप सबको पता होगा। g हमने इसको पढ़ा है पहले भी कि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर कह दिया जाए आपसे कि इतना रखना है, तो फिर हम 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के भी चलते हैं, ठीक है। तो g के जगह पे हम ले लेते हैं फिलहाल 10, और h के जगह पे 2, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 1000 जूल। 1000 जूल इसके भीतर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम कभी भी अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हमको बस ये 3 क्वांटिटी चाहिए, मास, फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो कांस्टेंट होता है, और फिर उसको कितना ऊपर तक लेके गया है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बात आता है, हमने समझा अभी वर्क के बारे में, हमने समझा एनर्जी के बारे में। तीसरी जो चीज है इसमें जो हमको समझना है वो है पावर। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपको याद है अभी आपको एक एग्जांपल बताया गया था कि हम 2 लोगों को लेकर के गए ग्राउंड में, ए और बी को, और हमने दोनों को कहा कि तुम दोनों को बस दौड़ना है। तो हमने देखा था पहले एग्जांपल में टाइम हमने फिक्स नहीं रखा था। हमने कहा था कि तुम दोनों को जितना देर तक दौड़ना उतना देर दौड़ो, तब तक दौड़ना है जब तक तुम थक नहीं जाओ। और वैसे में हमने देखा था कि ए जो है ये 300 मीटर दौड़ा और दौड़ करके थक गया, बोला गया इससे कि और दौड़ो, ये कह रहा कि मैं और नहीं दौड़ सकता हूं, मैं थक गया। बी को हम देख रहे हैं क्या, ये 600 मीटर दौड़ने के बाद भी अभी तक दौड़ रहा है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमने वैसे केस में क्या कहा था कि बी ज्यादा एनर्जी पोजेस करता है ए के कंपैरिजन में। लेकिन अब हम बात करें, देखो सिचुएशन को हम बदल रहे हैं। सिचुएशन को क्या बदल रहे हैं हमने? अब इसमें सिचुएशन ये बदल दिया कि हमने टाइम दे दिया दोनों को। हमने टाइम दे दिया कितना का, 1 मिनट का, कि 1 मिनट में कौन कितना देर कितना दूर तक जा सकता है, हमने टाइम दे दिया। अब मान के चलो टाइम देने के बाद अगर हम देखें कि ए जो है दौड़ता 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 ये 200 मीटर आया और 200 मीटर के बाद रुक गया 1 मिनट में। बी जो है दौड़ता दौड़ता आया, ये 400 मीटर दौड़ गया 1 मिनट में,
तो हम कहेंगे इसका मतलब कि बी में 1 मिनट में, यानी कि दिए हुए निश्चित समय में बी में वर्क करने का कैपेसिटी ज्यादा है। अब यहीं पे बात आता है कि वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर दिए हुए समय में कोई चीज अगर ज्यादा वर्क कर रहा है तो इसी चीज को हम लोग पावर कह के चलते हैं। तो हम पावर को ऐसे डिफाइन करके चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी दिए हुए समय में, या कह लो कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में कितना जूल एनर्जी खत्म कर रहा है या कितना वर्क करके हमको दे रहा है, उसी चीज को हम पावर कहते हैं। इस वजह से आपको डेफिनेशन यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। पावर का मतलब क्या होता है। जैसे ही पावर का बात किया जाए तो हम इसको ऐसे कहकर चलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जो काम करने का जो दर होता है, जो रेट ऑफ पावर जो होता है, मतलब 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना काम कर रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसी चीज को हम पावर कहते हैं। तो अब जैसे देखो 1 सेकेंड में अगर वो काम कर रहा है, जैसे मैं उसे कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 60 सेकेंड में अगर उसने खत्म किया, मान के चलो 600 जूल उसने खत्म किया, तो वो 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी खत्म करेगा। ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम एनर्जी में हमको डिवाइड लगाना पड़ेगा टाइम से। इस वजह से जब हम पावर का फॉर्मूला देखते हैं तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन हमको टाइम देखने को मिलता है। ऐसा यूनिट बात करें तो ऐसा यूनिट देखोगे अगर, तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। वाट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने सुना होगा जेम्स वॉट के बारे में। जेम्स वॉट का बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीजों में, जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, और इस वजह से उनके सम्मान में हम लोग पावर के ऐसा यूनिट को वॉट कह के चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग के पास कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। जैसे देखिए आपको बताया गया है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, प्रीवियसली याद करो कि वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क को हम एफ एस लिख सकते हैं, और टी है तो हम एफ एस अपॉन टी। ये भी अगर हमको मान चलो कभी न्यूमेरिकल दिया गया, फोर्स दिया गया, वर्क का बात ही नहीं किया गया, फोर्स दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया, टाइम दे दिया गया, पूछा गया पावर कैलकुलेट करें तब। अच्छा, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि ये एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, टी जो है ये टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो ये होता है वेलोसिटी। इसका मतलब पावर का फॉर्मूला हम लोग के पास फोर्स इनटू वेलोसिटी भी हो सकता है। अब यहाँ से आपसे देखिए कैसे कैसा 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 न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर में 1 लेके चलते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए बॉय मासेस 50 kg runs up a staircase 40 steps, each step is 25 centimeter, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से 40 स्टेप्स से चढ़ा है, ठीक है, कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में। तो आपको बताने हैं कि इस बॉय का पावर क्या है। पहले हम क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया होगा उसको हम लिख के चलते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया है मास, तो पहले हम मास यहाँ मेंशन कर लेते हैं। मास हमको कितना दिया गया है, 50 किलोग्राम, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 40 स्टेप्स चढ़ता है और एक स्टेप्स 25 सेंटीमीटर, तो हमको देखना पड़ेगा कितना ऊपर तक वो गया है। तो हम देखते हैं कि एक स्टेप में कितना है, एक स्टेप में है 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम 40 स्टेप्स देखेंगे तो 40 स्टेप्स में आएगा 25 इंटू 40 इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स 10 मीटर। क्या डिस्टेंस हो गया। अब टाइम देखते हैं कि हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम हम लोग को दिया गया है इसमें 10 सेकेंड्स। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो बॉय कितना पावर कंज्यूम करके चल रहा है। इसमें अगर आप देखोगे अब तो हम देखें कि ये बच्चा जो है ऐसे स्टेयर केस पे ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ गया, और ये चढ़ा है कितना, जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमने देखा कि ये चढ़ा हुआ है कितना, 10 मीटर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि इसने वर्क कितना किया होगा। बताओ कि अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाता है तो कितना वर्क करता है, इसका फॉर्मूला आता है mgh। m की जगह पे हम लोग का है 50, g की जगह पे कितना है, तो g की जगह पे आप देखोगे कि ये तो अंडरस्टूड रहता है 10, और h 10 मीटर चढ़ाइए तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5000 जूल। ये तो आ गया वर्क। अब अगर हम इसमें पावर की बात करें
तो आप याद करो पावर का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हम लोग को कितना मिल रहा है 5000 जूल, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं कट जाएगा, ये जूल में ये सेकेंड में, तो ये आ जाएगा 500 जूल पर सेकेंड, या फिर हम इसी को कह सकते हैं 500 वाट। तो एक तो ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, पहले मैं बोलूंगा इससे कि आप वीडियो पॉज कर लें, और पॉज करके पहले इसे खुद से करके एक बार देखें, और फिर हम लोग चलते हैं। चलिए, मैं अब समझ रहा हूँ कि आपने इसे सॉल्व करके देखा होगा पॉज करके वीडियो। तो अब हम लोग इसमें चलते हैं कि देखो कहता है क्या कि एक आदमी, एक मैन है जो कि 150 न्यूटन का फोर्स लगाता है एक ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है कितना का 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी उसने एक्वायर कर लिया। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि उस मैन का पावर कितना है। तो आप यहाँ पे देखो, आपको दो फैक्टर मतलब दो क्वांटिटी दिया गया, पहला दिया गया फोर्स, दूसरा दिया गया वेलोसिटी। तो आप याद करो पावर का फॉर्मूला हमने देखा W/T, लेकिन W का हमने फॉर्मूला क्या देखा, W का फॉर्मूला हमने देखा F/T। फिर S/T को हम क्या कहते हैं, तो F/V। यानी कि हम लोग का इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, अगर हम पावर निकाले F/V, तो आप देखोगे फोर्स की जगह पे 150 न्यूटन, V की जगह पे देखोगे 4, तो ये आ जाएगा पूरा 600 जूल पर सेकेंड, या फिर 600 वाट। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको पहले करके देखिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसमें देखते हैं आप, जैसे देखो इसमें क्या कहता है कि 300 किलोग्राम वाटर टू ए हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 मिनट्स। एक पंप जो है 300 किलोग्राम वाटर को 25 मीटर ऊंचाई पर 5 मिनट में चढ़ा देता है। तो आपको कैलकुलेट करना है पंप के जरिए किया गया वर्क, दूसरा कैलकुलेट करना है पावर, जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 300 किलोग्राम पानी है, ठीक है, 300 केजी पानी को कहाँ चढ़ाया गया है, तो ये 25 मीटर तक चढ़ाया गया है। कितने समय में, तो टाइम हम लोग को दिया गया है 5 मिनट। सबसे पहला पूछा गया वर्क। अब बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है M/G/H। M की जगह पर कितना है 300 किलोग्राम, G की जगह पे 10, और H कितना है तो 25 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 75, और 1 जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो, तो 75,000 ये आ जाएगा जूल। अब हमसे पूछा गया इसमें कि बताइए पावर कितना है। अब आप खुद सोच के देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। W का वैल्यू कितना है, वर्क का वैल्यू कितना है, तो ये हम लोग के पास है 75,000। टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो टाइम हम लोगों को क्वेश्चन में मिनट में दिया है, लेकिन आपको बात ये याद रखना है कि टाइम हम हमेशा मिनट में नहीं, हमेशा सेकंड में लेके चलेंगे। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, हम लोगों को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे टाइम की जगह पे हमको रखना पड़ेगा 5 × 60 सेकेंड्स। अब अगर इसको हम सॉल्व कर ले, 1 0 1 0 गया, ये अगर काटे इसको अगर हम, तो ये हो जाएगा 30 से फिर 1 जीरो और चला गया यहाँ पे, और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 25 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 25 और 0 250 वाट ये आ जाएगा। ये तो एक बार करके देख लेते हैं। ये हो गया 75,000 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 300, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से चला गया 250, ठीक है। तो ये 250 वाट इसका आंसर आ गया। तो आप अब देखो हम लोग को यही समझना रहता है। एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग का है, ये इस क्वेश्चन को आपको पहले, अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए इसको घर से करने के लिए देता हूं, आप इस क्वेश्चन को घर से करोगे। इस क्वेश्चन में है क्या, देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि एक मोटर जो है जो कि 750 वाट का है, 750 वाट का मोटर, ठीक है, 900 किलोग्राम वाटर को 900 किलोग्राम वाटर को
और 75 मीटर के हाइट तक चढ़ाने में कितना समय लेगा। देखो आम जिंदगी में भी हम लोग मोटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही तुम मोटर वगैरह खरीदने जाओगे तो तुमको जो बेचने वाला रहेगा वो डिस्क्राइब करेगा कि इतना पानी, इतना लोड, इतना ऊपर तक वो चढ़ा सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और हम इसको डेली लाइफ से भी रिलेट कर पाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख पा रहे हो कि 900 किलोग्राम पानी को 750 वॉट का मोटर 75 मीटर चढ़ाने में कितना समय लेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके घर के लिए रहने देता हूँ, इसे आप अपने आप घर से कर लो।